नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्तानी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज जो पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में। बहुत दिनों से बहुत अच्छा से परफ़ॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छे से ट्रेंड हो रहा था, लगातार स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा था बीते कुछ 1 महीने से। क्या खराबी है कोई शेयर में या ऐसा क्या हुआ कि आज अचानक इसके अंदर इतना ज़बरदस्त उतार देखा गया? 833 रुपीज़ का हाई मारा, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से एकदम फिसला ये शेयर। तो आखिर उसके पीछे के क्या रीज़न्स थे? क्या एक्चुअली शेयर की वैल्यूएशन इतनी बनती है या नहीं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे बस चढ़ाया जा रहा है? आज की ये वीडियो के बारे में मैं सारी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के शेयर से रिलेटेड है, मैं आपसे सारी पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा दोस्तों, और बताऊँगा कि आज आखिर ये क्यों गिरा और किस चीज़ का ये शिकार हुआ। तो बस एक छोटी सी गुजारिश है आपसे दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए ज़रूरी वाली लगातार ला पाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक चीज़ के साथ, जो कि है समझना कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। इसके फाइनेंशियल्स हैं जो कि कहते हैं ये बिल्कुल ग्रो कर रही है दोस्तों। 2016 में इसका रेवेन्यू 580 करोड़ का था। अगले 5 साल के अंदर अंदर 2020 में अभी जो फाइनेंशियल्स इन्होंने क्लोज करे, ये 1800 करोड़ से ऊपर इसका रेवेन्यू रजिस्टर किया है इन्होंने। और वही अगर आप इनका नेट प्रॉफिट भी देखें तो -40 करोड़ से बढ़ते हुए 2016 के 2020 में 361 करोड़ इन्होंने क्लोज किए। तो ये तो क्लियर है किसी कंपनी में खामी तो किसी चीज की नहीं है। कंपनी बेसिकली दो चीजों में डील करती है, पहला केमिकल के अंदर, दूसरा फार्मास्यूटिकल। केमिकल्स में दोस्तों एक केमिकल होता है मेजर एसिटिक एसिड। इस कंपनी की मेजर डीलिंग है उस एसिटिक एसिड में। और वहीं अगर मैं दवाइयों की बात करूं तो एल्ब्यूप्रोफेन नाम की एक दवाई होती है जो कि फीवर और इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। ये कंपनी वो वाली दवाई मैन्युफैक्चर करती है। फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा इसकी जो प्रोडक्शन है वो इसी वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया हैं, अच्छी चल रही है। परेशानी कहाँ आई है, वो है आज का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये। आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे चार्ट को। ये है आज का चार्ट, ठीक है? ये सुबह शेयर बहुत सही खुला है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो वॉल्यूम इस पूरे प्रोसेस के दौरान 1000, 2000, 8000, 10000 इतनी थी। लेकिन यहाँ से एक बड़ा कोई ऑपरेटर इसके अंदर घुसा है, जिसने क्या किया है, इस पोजीशन को बहुत बुरी तरह वीक कर दिया है, अपना माल मोटा बेच के। ये देखा यहाँ वॉल्यूम 19,000, ये देखिए यहाँ पे फिर 10,000, ये देखिए 43,000, ये बीच में इसको मिस मत कीजिएगा, ये 65,000 की वीक है। हाँ, ये 11:10 पे पोजीशन इतनी टाइट हो गई कि मिनटों के अंदर ये शेयर धड़ल्ले से नीचे गिरा। और उसके पीछे की दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह थी, यहाँ पे ऑपरेटरों ने गेम फंसा ली है। वॉरेन बफेट साहब ने एक बहुत प्यारी सी कहावत बोली थी बहुत पहले, आज भी वो पूरे तरीके से एप्लीकेबल है। और वो कहावत है, बी ग्रेडी व्हेन द वर्ल्ड इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन द वर्ल्ड इज ग्रीडी। इस वाले शेयर को लॉकडाउन से पहले तक, इनफैक्ट लॉकडाउन की तारीख तक भी किसी ने नहीं पूछा। ये वही 180, 150, 180 पे बहुत दिनों तक ट्रेड करता रहा। जहां इसके मार्च 20 के रिजल्ट आए और यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई, इस वाले शेयर के ऊपर ऑपरेटर्स का पूरे तरीके से ध्यान चला गया। और जहां वो चला गया उसके बाद से इस शेयर में कभी पलट के नहीं देखा दोस्तों। ये बढ़ने के लिए ऊपर ही है, नीचे नहीं गया। अब बात आती है कि क्या जो आज की डेट की इसकी वैल्यूएशन थी, जो जो ये क्लोज हुआ है 700 से भी नीचे, तो ये क्या ठीक है या क्या गलत है? दोस्तों, दो तीन चीजें जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है अगर आपको इन ऑपरेटर्स के खेल से बचना है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेलिंग का प्रेशर क्रिएट करते हैं पीक पे जाके, और ये लोग आप ही के ऊपर बाइंग का भी प्रेशर क्रिएट करते हैं जब वो बहुत निचले स्तर पे होता है, ताकि वो शेयर को उठाना चाहते हैं। तो आज बेसिकली क्या हुआ कि जो ट्रेडर लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उन्होंने जब अपनी बिड और अपनी ऑफर प्राइजेस सेट कर रखे थे, तो हर ट्रेडर का एक मूल मंत्र होता है कि वो स्टॉप लॉस पे जरूर खेलता है। इस बड़े ऑपरेटर ने क्या किया, मार्केट में अपने शेयर जैसे ही बेचे, वो धड़ल्ले से गिरा। अब वो ऐसे धड़ल्ले से गिरा कि सब लोगों ने अगर मोटा मोटा 5% के हिसाब से भी जो स्टॉप लॉस लगाया था, वो सबका ब्रेक कर गया। और ऑटोमेटिकली उन सबके शेयर्स वहीं सोल्ड आउट हो गए। लेकिन आपको एक चीज दिखाता हूँ जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे, वो क्या है, ये चीज आपको बताती है कि पूरे दिन में जो ट्रेड हुआ 15 लाख की क्वांटिटी से ऊपर, उस 15 लाख में से जो डिलीवरी हुई है वो मात्र 20% की हुई है दोस्तों। मतलब कि बाकी पूरे दिन के दौरान 12 लाख की जो वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई है, वो डिलीवर ही नहीं हुई है। उसमें सिर्फ अपना मार्जिन बनाया लोगों ने, बस। ये सिंपल सी गेम बनी जिसमें से ट्रेडिंग डिलीवरी की सिर्फ 20% हुई है। तो ये तब हाल होता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा असमंजस में लोग हों और उनको ये ना समझ में आ रहे हो
कि ये जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये जेन्युइन तरीके से हो रहा है या भैया हम चुपचाप अपने 4 पैसे कमाएं और निकलते बने। इस स्टॉक के साथ ये हुआ है। जबकि फंडामेंटली क्या इसमें कोई कमी है? जी नहीं, स्टॉक बिल्कुल ग्रो कर रहा है टाइम से। कोई परेशानी है इनके काम में, फार्मा में? नहीं जी, फार्मा भी इस टाइम पे अच्छे पीक पे चल रहा है। कोविड का हालात है, कुछ पता नहीं है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है लोगों को बिल्कुल। तो ऐसे वाले केस में इस तरीके की समस्या में क्या करना चाहिए? पहले तो दोस्तों ये जान लो कि इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल है वो सेकंड लेवल पे भी तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि ये लगातार बढ़ता चला गया है शेयर। तो इसमें ऑपरेटर्स का घुसना और साथ ही साथ ये क्लैरिटी होना कि इसमें जो वॉलेटिलिटी आएगी वो आनी थी ही थी, ये तो कंफर्म था। ये सेलिंग प्रेशर आना था ही था, ये तो कंफर्म था। मार्केट आज 600 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, उसके पीछे भी 4 एक रीजंस हैं। बढ़ते नंबर ऑफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड का बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ 2 दोस्तों से तो मेरी अलग-अलग राज्यों में बात हुई है कि उनके यहाँ पे आज से लॉकडाउन हो गया। बिहार में वापस से लॉकडाउन हो गया, कर्नाटक में लॉकडाउन हो गया। वहीं दूसरी ओर अभी जून क्वार्टर खत्म हुआ है, तो उसमें भी अब लोगों को प्रेशर है। पता है कि पिछले क्वार्टर अच्छा नहीं गया था लॉकडाउन के चलते, तो उसके अब रिजल्ट्स अब आना स्टार्ट होंगे, तो वहाँ का प्रेशर। प्लस ग्लोबली भी जो क्राइसिस चल रहे हैं सारे के सारे, चाहे आप नेस्डेक ले लो, चाहे डाउ जोन्स ले लो, चाहे हैंग सेंग ले लो, ये सारे के सारे नीचे बंद हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में समस्या है, समस्या हर जगह पे आ रही है। लेकिन जरूरत से ज्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, और वो किसके थ्रू हो रहा है? वो फियर के कारण हो रहा है। अब जो सिचुएशन बन रही है, अभी सुबह तक वो ग्रीड थी, लेकिन शाम तक आते आते जब मार्केट इतनी बुरी तरह ठस होकर गिरा है तो वो ग्रीड फियर में बदल गई है, जिसके चलते आज ऐसा हालात हुआ है। तो ऐसे में सिंपल सी 2 चीजें करनी है अगर आप इस स्टॉक में इन्वॉल्व हैं। तो पहली चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो नंबर 1 ये कि सेलिंग प्रेशर के ज्यादा दबाव में मत आइए। ऑपरेटर लोग चाहते हैं कि आप सेलिंग प्रेशर में आएँ और आप कुछ ना कुछ गलती करें जिसके चलते आपको खामियाजा भुगतना पड़े। तो पहली चीज तो वो नहीं करनी। दूसरा, अगर मान लीजिए आप स्टॉक में नहीं हैं और आना चाहते हैं, तो फिलहाल के रूप में अभी जो मार्केट में वॉलेटिलिटी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कल भी इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में फिलहाल सिर्फ बाहर रह के देखिए कि क्या हो रहा है। कल को एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी कैपिटल का प्रिजर्वेशन। जो लगाएंगे वो गंवाना से बचना है, वो नहीं होने देना है। कमाइए, बहुत अच्छी बात है, कमाने के लिए सारे बैठे हैं, सब कमाइए, लेकिन गंवाना नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा। अपनी प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल की, क्योंकि आज मान के देखिए जिस इंसान ने 800 रुपए पे या फॉर दैट मैटर 825 रुपए पे अपनी बाइंग कर ली होगी, आज वो बेचारा कैसे सर पकड़ के रो रहा होगा। तो उस काम से बचना है। तो ख्याल रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग ना होने दीजिए, अपने फंडामेंटल जिसके अच्छे हैं, होल्ड करने वाला शेयर है, लंबा खेलेगा, लंबा चलने वाला शेयर है। आज ही एक तो ना सोने देने वाली मुर्गी, उसे आज ही नहीं खत्म कर देना। ये धीरे-धीरे बढ़ने वाला शेयर था। परेशानी क्या हो गई कि लोगों की नज़रें इसके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पिछले 2 दिन में इसकी क्वांटिटी में अग्रेसिव तरीके से ट्रेड हो रहा है। 10-10 लाख, 15-15 लाख, उसके चक्कर में सारी अटेंशन आ गई है। तो नेगेटिविटी ना रखिए, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, चेयरमैन की सारी बातें भी जो भी उन्होंने बोली सब ठीक रखी हैं। अपने आप को इस वाले शेयर में एकदम क्लियर रखिए और तभी आप लोग एट पार कमा पाएंगे। आप ईपीएस इसका इतना माशाल्लाह कमाल का ईपीएस है, 61 रुपए। आप अगर इसका कैश रिलेटेड ईपीएस भी देखें वो भी बहुत अच्छा है। पी रेशो आप मेरे को बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका आज की डेट में आपको पी रेशो 12 का मिलता है? इतनी बेहतरीन पी रेशो। रिटर्न ऑन इक्विटी 44, मतलब हर चीज में अच्छी है, लेकिन समस्या बस ये हो गई है कि सबको जल्दी जल्दी कमाना है शेयर में। यही गड़बड़ हो रही है और वही परेशानी में पड़ जाएगा ये पूरा स्टॉक। इसकी एवरेज वैल्यूएशन इस टाइम के लिए इसके अराउंड ही है। जो लोग कह रहे हैं कि जी ये 1000 है, जी 1200 है, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अभी के सिनेरियो में जब तक इसके अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश नहीं हो जाते, तब तक इसका वैल्यूएशन 600-700 तक ही है, उससे ऊपर नहीं। लेकिन हाँ, इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगले कुछ 1-1.5 साल के अंदर अगर इसी तरीके से ग्रो किया, तो ये बहुत अच्छी-अच्छी कंपनीज को भी पीछे छोड़ने का हिम्मत रखता है। तो आप लोग सब्र रखें और टेंशन ना लीजिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा है, सब कुछ है। होल्ड कीजिए जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, और जो लोग नहीं एंटर करें उनके लिए सलाह रहेगी कि भैया अभी सिर्फ बाहर से देखो, क्योंकि अगले 2-1 दिन बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहने का आभास है। क्योंकि 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, मार्केट के सेंटिमेंट अब थोड़े से हिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। आपको अगर कुछ इससे जुड़ी कोई बातचीत करनी हो, कोई सवाल जवाब हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं ज़रूर किसी न किसी तरीके से आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक स्टॉक में आपको एक वीडियो बनाऊँ, तो डेफिनेटली उसके बारे में भी आप आइडिया शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली उस स्टॉक का भी एनालिसिस ज़रूर करूँगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।